कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मोनिका और दक्ष दोनों गाड़ी में जा रहे थे। दोनों के बीच शांति छाई रहती है। तभी मोनिका का फ़ोन बजता है। मोनिका अपनी आंखें खोलकर फ़ोन पर तनु का नाम देखकर कॉल पिक कर लेती है। हाँ, हेलो। क्या आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वो ऐसा कर सकता है? आपको आपके लोगों ने गलत खबर दी होगी। नहीं, मुझे यकीन है उसने ऐसा नहीं किया होगा दी। अच्छा ठीक है, हाँ मैं अभी आ रही हूँ, मोनिका ने कहा और वो फ़ोन रखकर दक्ष से कहती है कि गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ कर लो क्योंकि उसे तनुदी से मिलने जाना है। हॉस्पिटल पहुंचकर मोनिका जल्दी से भागकर तनु के केबिन में जाती है। केबिन में जाकर अपने सामने मयंक और तनु को देखती है। पीछे पीछे दक्ष भी आ रहा था। मयंक, इतना कहकर मोनिका भागकर जाती है और मयंक के गले लगकर, आप झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। मोनिका इतना कहती है और रोने लगी। फ़ोन पर मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था सच है, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा और फिर तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, मयंक ने मोनिका को संभालते हुए कहा। मोनिका को इस तरह से रोता देख दक्ष गुस्से में मयंक की तरफ देख रहा था, पर क्यों उसे गुस्सा क्यों आ रहा था? मोनिका, अपने आप को संभालो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम अनिका को सब कुछ सच बताने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अनिका को किसी और से उसकी सच्चाई पता चले। मोनिका अपनी आंखों में आ रहे आंसू को पोंछकर, आपने जो फैसला किया है वो सही होगा, मुझे आपके फैसले पर भरोसा है, और इतना कहा और वो मयंक की आंखों में देखकर बोली, आपका शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो। तभी उसकी नज़र दक्ष पर जाती है और वो चुप हो जाती है। दक्ष अचानक से मोनिका को चुप होता देख और अपने आप को देखता देख ऑकवर्ड सा महसूस करता है। क्या उसकी वजह से मोनिका ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया? दक्ष के मन में ख्याल आ रहे थे। मोनिका अपने आप को संभाल कर दक्ष की तरफ देखकर बोली, तुम इतना क्या सोच रहे हो? मयंक मेरा दोस्त है और तुम इतने अमीर खानदान के होते हुए भी तुम्हारे अंदर तमीज़ नहीं है कि तुम हम दोनों की बातें सुन रहे हो, मोनिका ने सख्त लहजे में कहा। तनु मोनिका को ऐसे बोलते देख बोली, तुम दूसरों पर गुस्सा करना बंद नहीं करोगी? और तुम तमीज़ भूल गई हो? तुम्हें ऐसे बात करनी है किसी से? थोड़ा गुस्सा जताते हुए तनु ने कहा। मोनिका अपने आप को संभाल कर बोली, सॉरी तनु दी। इतना वो बोली और वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी इस केबिन के अंदर अनिका आती है। अनिका के चेहरे पर एक बड़ी सी ब्राइट स्माइल थी और वो मुस्कुरा कर भागकर तनुदी के पास आती है और उन्हें गले लगाकर बोली, आपको पता है आज मैं आर्यन के मम्मी पापा से मिली, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, मुझे उनसे मिलकर अपनापन सा लगा। मैं आपको बता नहीं सकती आज मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, अनिका ने खुशी से कहा। अनिका को इतना खुश देखकर मोनिका अपने आप को नॉर्मल कर एक मुस्कुराहट के बाद बोली, ये खुशी किस चीज़ के लिए है? तुम आर्यन की मम्मी पापा से मिली इसलिए या किसी और चीज़ की? शरारती लहजे में मोनिका ने कहा। मोनिका की ये बात सुनकर अनिका अपना सर नीचे करके धीरे से कहती है, कल मैं और आर्यन शादी कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे पहले ही कहा था कि वो मुझे पढ़ाई तक का समय दे रहा है और मेरी पढ़ाई कब तक कंप्लीट हो गई है। कुछ दिनों बाद मेरा रिजल्ट भी आ जाएगा और आर्यन के मम्मी पापा आर्यन और मेरी शादी देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, तो उन्होंने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है और कल मैं और आर्यन शादी करने वाले हैं। मोनिका ये सारी खबर सुनकर अनिका को गले लगाकर, कांग्रेचुलेसन अनिका, अब तुम और आर्यन शादी कर रहे हो, एक प्रॉपर वेडिंग। अनिका कुछ नहीं कहती है और वो थोड़ी देर वहाँ पर रुक कर बाकी सभी से बात करती है। थोड़ी देर बात कर लेने के बाद अनिका वहाँ से चली जाती है। अनिका के चले जाने के बाद मोनिका, मयंक और तनुदी, मुझे माफ़ करना और कल मैं अनिका की शादी में नहीं आ सकती हूँ, इतना कहती है और फिर वहाँ से रोती हुई चली जाती है। मयंक मोनिका को रोता हुआ देखकर उसे रोकना चाहता था, लेकिन तनु ने उसका हाथ पकड़ लिया था तो मयंक कुछ नहीं कहता है। तनु कुछ पल सोचकर दक्ष से बोली, तुम मोनिका के पीछे जाओ लेकिन उसे परेशान मत करना और कोई ऐसे शब्द मत बोलना जिससे उसे गुस्सा आए। दक्ष कुछ नहीं कहता है और वो वहाँ से मोनिका के पीछे जाने लगता है।
तुमने ये सब दक्ष से क्यों कहा? मैं चाहे तो अपने लोगों को कहकर मोनिका पर नज़र रखवा सकता था, मयंक ने कहा। मिस्टर मयंक चौधरी, आपको मैं कितनी बार समझाऊं? मैं जो भी करती हूँ सोच समझ कर करती हूँ। तुमने दक्ष को नोटिस नहीं किया? जब मोनिका तुमसे गले लगी हुई थी उसकी आंखों में तुम्हें जान से मार देने वाला गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा मोनिका के कुछ चंद शब्दों ने गायब कर दिया। मुझे लगता है कि दक्ष मोनिका को पसंद करता है, लेकिन वो मोनिका को बताना नहीं चाहता है, तनु ने कहा, और वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि दक्ष मोनिका को पसंद करता है? मैंने दुनिया तुमसे ज़्यादा देखी है, भले मेरी उम्र कम है, लेकिन मैं लोगों को उनके बिहेवियर से अच्छे से जज कर लेती हूँ कि कौन कैसा है। तनु ने कहा, मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकता। बिल्कुल, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। और कुछ पल तनु रुकी और कुछ सोचकर बोली, तुम और तुम्हारे लोग दोनों किसी काम के नहीं हैं। छोटी सी बात पता करने के लिए इतना समय लगा दिया, तनु ने कहा, और वो वहाँ से जाने लगी। अच्छा ठीक है ना, मुझे माफ़ कर दो, मयंक ने इतना कहा और वो भी वहाँ से जाने लगा। अगले दिन एक बड़े से मैरिज हॉल के अंदर शादी की तैयारियां हो रखी थी। चारों तरफ फूलों से डेकोरेशन हो रखा था और उस बड़े से हॉल के बीचों बीच मंडप लगा हुआ था और वहाँ पर कई जाने माने लोग भी आए थे जिन्हें अक्सर टीवी न्यूज़पेपरों में देखा जाता था। मिस्टर जगदीश मल्होत्रा अपने सामने मौजूद किसी बिजनेसमैन से बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक लग्जीरियस रूम के अंदर अनिका शादी के लिए तैयार हो रही थी। मेरी बहू कितना ज़्यादा अच्छी लग रही है, किसी की नज़र ना लगे, अंबिका जी ने कहा। अंबिका जी की बात सुनकर अनिका मुस्कुरा देती है और अपने फ़ोन से किसी को कॉल करती है, लेकिन कॉल कोई नहीं उठाता है। उसके चेहरे पर परेशानी आ जाती है। अनिका को परेशान होता देख अंबिका जी बोली, बेटा जी आप परेशान क्यों हो रही है? कोई बात है तो आप हमें बता सकती हैं। मम्मी, मेरी दोस्त फ़ोन नहीं उठा रही है। उससे कल मैंने कहा था कि वो याद से शादी में आ जाए, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है, अनिका ने परेशान भरे चेहरे के साथ कहा। बेटा आप परेशान मत होइए, शायद उन्हें कोई ज़रूरी काम होगा तो उस काम में वो बिज़ी होंगी, अंबिका जी ने कहा। अनिका कुछ नहीं कहती है, तभी वहाँ पर मौजूद मेकअप आर्टिस्ट एक एक करके वहाँ से जाने लगती हैं। उन सभी को जाता देख अनिका बोली, आप सब कहाँ जा रहे हैं? मेकअप आर्टिस्ट कुछ नहीं कहते हुए वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी कमरे के अंदर आर्यन आता है। अनिका अपना सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखती है। उसे समझ आ जाता है कि मेकअप आर्टिस्ट आर्यन को देखकर चले गए हैं। अंबिका जी अपने बेटे को देखकर बोली, बेटा जी अभी शादी का मुहूर्त होने वाला है, आपको जाकर मंडप पर अपनी जगह पर जाकर बैठना चाहिए, ना कि आपको यहाँ पर आना चाहिए। आर्यन से उसकी मम्मी ने कहा, मम्मी मुझे अनिका से थोड़ी देर कुछ बात करनी है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। नहीं बेटा जी, आप अभी दुल्हन से नहीं मिल सकते हैं, अंबिका जी ने कहा। हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, अभी दुल्हन आपसे नहीं मिलना चाहती है, आप जाकर नीचे मेरा इंतज़ार करिए, अभी तो मेरा पूरा मेकअप बाकी है, अनिका ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। अनिका की ये बात सुनकर आर्यन बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा नहीं रही हो? तुम्हें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है मुझे परेशान करके? तुम मेरी बहू को धमकी देना बंद करो बेटा जी, अंबिका जी ने कहा और वो आर्यन को कमरे से बाहर करने लगती हैं। मम्मी बस 2 मिनट में अनिका से कुछ बात करना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट क्या, आप पूरे समय शादी हो जाने के बाद बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अनिका से नहीं मिल सकते हैं बेटा, अंबिका जी ने इतना कहा और उन्होंने बाहर मौजूद मेकअप आर्टिस्ट को अनिका का मेकअप करने के लिए कहा और वहाँ से थोड़ी देर में अनिका से बातें करने के बाद चली जाती हैं। अनिका को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, कैसे अंबिका जी ने उसकी साइड ली। बेचारा आर्यन, अनिका ने कहा। मेकअप आर्टिस्ट वापस से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मेकअप कर लेने के बाद अनिका पूरी तरह से तैयार हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वैसे तो वो बाकी दिनों में भी खूबसूरत लगती है, लेकिन आज उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गया था। तनु कमरे के अंदर आते हुए अनिका को देखकर बोली, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। बिल्कुल, इतना कहकर वो रुक जाती है और कुछ सोच कर अनिका के पास आती है। बिल्कुल, आपने इससे आगे क्यों नहीं कुछ बोला? अनिका ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। कुछ नहीं, तनु ने इतना कहा और अपने पास से एक नेकलेस का सेट निकालकर
क्या तुम आज शादी के दिन ये पहन सकती हो? मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। हाँ बिल्कुल, अनिका ने इतना कहा और वो पीछे की तरफ देखने लगती है। तुम बाहर क्या देख रही हो? तनु ने कहा। परेशान होते हुए अनिका ने कहा, मोनिका और दक्ष अभी तक नहीं आए, मयंक भी नहीं आए हैं। कहाँ गए हैं सब के सब? कल तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे मेरी शादी को लेकर, लेकिन आज उनमें से कोई भी नज़र नहीं आ रहा है आपके सिवा। वो सब अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। तनु के इतना कहते ही उस कमरे में मोनिका और दक्ष आते हैं। मोनिका अनिका के पास आकर खुशी से गले लगकर बोली, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, मुझे तो रोना आ रहा है। अब मेरी दोस्त मुझसे दूर जा रही है। चिंता मत कर, विदाई तेरी होगी, रोने वाली मैं हूँ, मजाक भरे लहजे में मोनिका ने कहा। मोनिका की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। उन सभी को हंसते हुए पीछे मौजूद एक बुजुर्ग आदमी देख रहे थे। तनु की नज़र पीछे मौजूद उन लोगों पर जाती है। उन लोगों को देखकर उसके मुंह से निकलता है, कुलकर्णी फैमिली के हेड मनमोहन कुलकर्णी। लगता है मयंक ने दादाजी को सब सच बता दिया है। अनिका जो इतनी देर से मुस्कुरा रही थी, उसकी नज़र पीछे मौजूद इस बुजुर्ग आदमी पर जाकर रुक जाती है। अनिका कंफ्यूज सा चेहरा बनाकर बोली, दादाजी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। अनिका के शब्दों को सुनकर वो रोने लगते हैं। उनको रोता हुआ देखकर अनिका उनके पास जाती है। दादाजी आप रो क्यों रहे हैं? मैं रो नहीं रहा हूँ, ये खुशी के आंसू हैं कि तुम्हारी शादी हो रही है और मैं तुम्हारी शादी में मौजूद हूँ। मैं तुम्हारा नाना हूँ। अनिका कंफ्यूज सा चेहरा बनाकर बोली, नाना जी, ये मेरे नाना जी? मेरे तो कोई नाना जी हैं ही नहीं, अनिका ने कहा। मनमोहन कुलकर्णी दुखी हो जाते हैं अनिका के मुँह से ये सब शब्द सुनकर कि उसके कोई नाना जी नहीं हैं। समय आ गया है अनिका को सच्चाई बताने का। दादाजी आप बताएंगे या मैं बताऊं? तनु ने कहा। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी मम्मी पापा की जान गई है, मनमोहन कुलकर्णी ने कहा। आपके कहने का क्या मतलब है? अनिका कंफ्यूज होकर पूछती है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। आज उसकी शादी थी, लेकिन अचानक से उसके आंखों के सामने उसके नाना जी आ गए, जिनको आज से पहले अनिका ने कभी आंखों से नहीं देखा था। नाना जी कुछ कहते कि तभी वहाँ पर मिस्टर जगदीश मल्होत्रा आते हैं। आप दोनों में बात हो गई हो तो? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, पंडित जी नीचे अनिका बेटा को बुला रहे हैं, मिस्टर जगदीश मल्होत्रा ने कहा। मनमोहन कुलकर्णी जी ने अपनी आंखों में आ रहे आंसू को पोंछकर मुस्कुराकर बोले, राजकुमारी अभी आ रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो आपके ख़ानदान की बहू बनने जा रही हैं। इससे मल्होत्रा और कुलकर्णी फैमिली के बीच अच्छा रिलेशन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी राजकुमारी का ख्याल रखेंगे। अगर मेरी राजकुमारी को किसी भी चीज़ की कमी हुई तो मैं अपनी राजकुमारी को घर वापस लेकर भी जा सकता हूँ। मनमोहन कुलकर्णी जी के ऐसे शब्द सुनकर मिस्टर मल्होत्रा हंसते हुए बोले, मिस्टर कुलकर्णी जी आप चिंता मत करिए, आपकी राजकुमारी को हमारे घर पर कोई परेशानी नहीं होगी। वो आखिरकार मल्होत्रा खानदान की बड़ी बहू बनने जा रही है। मनमोहन कुलकर्णी और मिस्टर मल्होत्रा आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं। अनिका कंफ्यूज होकर वहीं पर खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसके साथ आज से पहले किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसकी शादी वाले दिन उसे अपने नाना जी के बारे में पता चले। मोनिका अनिका को सोचता देखकर बोली, तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, तुम्हें नीचे नहीं चलना है, आर्यन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अनिका अपने ख्यालों से बाहर आकर मुस्कुराकर बोली, हाँ तुम लोगों ने ही तो मुझे कब से बातों में उलझा रखा है, अनिका ने कहा। वो सभी आपस में थोड़ी देर बात करते हैं, फिर अनिका को वहाँ से मंडप की तरफ ले जाया जाता है। अनिका जा ही रही थी कि तभी एक वेटर अनिका से टकरा जाता है। वेटर के हाथ में मौजूद पानी का गिलास अनिका के ड्रेस पर गिर जाता है। वेटर घबराहट के मारे बोला, मैम हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तुम देखकर नहीं चल सकते हो, मोनिका ने गुस्से में कहा। वेटर को इतना घबराता हुआ देखकर, इट्स ओके मोनिका, मैं ठीक हूँ और ज़्यादा पानी नहीं गिरा है, अनिका ने कहा। मैं अभी इसको ड्राई करके आ रही हूँ, इतना कहा और वो वहाँ से रूम की तरफ जाने लगती है। अनिका को जाता देखकर मोनिका ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाकर इसे ड्राई क्लीन कर लो, मैं नीचे लोगों को मैनेज करके आ रही हूँ।
तनु दीदी मैं अभी आ रही हूँ, तब तक आप अनिका का इंतज़ार करिए और मैं नीचे जाकर सब कुछ मैनेज करती हूँ, मोनिका ने कहा और वो दक्ष के साथ नीचे जाने लगती है। उन दोनों को जाता देखकर तनु बोली, तुम दोनों यहीं पर अनिका का इंतज़ार करो, मैं नीचे जाकर सब कुछ मैनेज करती हूँ। तनु ने इतना कहा और वो वहाँ से चली गई। दक्ष और मोनिका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कल रात मोनिका गुस्से में हॉस्पिटल से चली गई थी। कल रात की घटना। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मोनिका ने गुस्से में दक्ष से कहा। किसने कहा मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? तुम मेरे आगे चल रही हो, दक्ष ने कहा। तुम मुझे अपनी बातों से परेशान कर रहे हो। सच में मैं तुम्हें अपनी बातों से परेशान कर रहा हूँ? मुझे तो नहीं लग रहा। मोनिका परेशान होकर पार्क में जाकर बैठ जाती है। दक्ष भी पीछे पीछे पार्क में जाकर बैठ जाता है। अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मोनिका ने कहा। लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? ऐसे फालतू सवाल पूछ रही हो, दक्ष ने कहा। मोनिका परेशान हो जाती है और चुप बैठ जाती है। मोनिका को चुप होता देखकर तुम परेशान क्यों हो? दक्ष ने विनम्र स्वभाव से कहा। दक्ष को इतनी शांति से बात करता देख मोनिका बोली, क्या तुम एक पत्थर की मूर्त बन सकते हो जिसमें मैं अपने मन की सारी बात शेयर कर सकती हूँ? तुम बस चुपचाप से यहाँ पर बैठकर मेरी बातें सुनना, बदले में तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे, दक्ष ने कहा। हाँ बिल्कुल, दक्ष ने इतना कहा और चुप हो गया। दक्ष को चुप होता देख मोनिका बोली, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार मैं ही क्यों? तुम्हें पता है मैं और अनिका बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों बचपन से साथ रहे हैं। मैं, मेरा भाई, हम तीनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा अटूट थी, टू फ्रेंडशिप। मगर उस दिन सब कुछ बदल गया जब अनिका अपने जन्मदिन वाले दिन अपने मम्मी के घर पर जा रही थी। अनिका के मम्मी पापा ने लव मैरिज की थी। जब अनिका के नाना जी को ये सब पता चला तो उन्होंने अनिका की मम्मी को जायदाद से बेदखल कर दिया। अनिका की मम्मी फिर मुंबई शहर में आ गई। यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी एक नई दुनिया बसाई। अनिका की मम्मी को जायदाद हिस्से में से कुछ नहीं चाहिए था। वो बस एक शांति की ज़िंदगी जीना चाहती थी अपने परिवार के साथ। उनकी शादी के कुछ साल बाद अनिका हुई। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अनिका को घर में सब प्यार से राजकुमारी बुलाते थे क्योंकि वो अपने मम्मी पापा की प्रिंसेस थी। फिर धीरे धीरे अनिका बड़ी हुई। उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया और स्कूल में मेरी मुलाकात अनिका से हुई। हम दोनों धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बनकर ऐसे ही कई साल बीत गए। मैं और अनिका अक्सर अनाथ आश्रम में जाकर अपना ज़्यादातर समय अनाथ बच्चों के साथ बिताया करते थे। हम दोनों को उनके साथ रहकर बहुत अच्छा लगता था। मेरा भाई अच्छित भी हमारे साथ जाया करता था, या यूँ मान लो वो हमारा बॉडीगार्ड होता था जो हमें हर एक खतरे से प्रोटेक्ट करके रखता था। अपने भाई को बताते समय मोनिका के चेहरे पर एक स्माइल थी। मुझे अनिका के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि अनिका इतने बड़े खानदान की है। बेशक मेरा खानदान भी बड़ा था, लेकिन मैंने कभी अनिका को अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और तभी अनिका की मुलाकात आर्यन से होती है। मैंने आर्यन को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। मैंने बस उसका नाम सुना था। तब तक हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। मगर अनिका के जन्मदिन वाले दिन हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। जन्मदिन वाले दिन को याद करके मेरे अंदर की अंतरात्मा भी कांप उठती है। उस दिन मैंने अपने भाई को खोया था और अनिका ने अपने मम्मी पापा को। मेरी मम्मी और अनिका की मम्मी जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक से अनिका की मम्मी के पास फ़ोन आता है और अनिका के नाना जी उन्हें घर बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें अनिका से मिलना था। बेशक वो अनिका के मम्मी पापा से नाराज़ थे, लेकिन वो अनिका से मिलना चाहते थे। अनिका की मम्मी बहुत खुश हुई थी। उन्होंने ये खबर जब अनिका के पापा को सुनाई तो वो भी बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि शायद से मिस्टर मनमोहन कुलकर्णी जी उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर मेरी मम्मी, अच्छित और अनिका के मम्मी पापा सब के सब यहाँ से कुलकर्णी मेंशन की तरफ जाने लगे थे। और उस दिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया और अनिका ने अपने मम्मी पापा को। चुपचाप से सुन रहा दक्ष कुछ सोचकर बोला, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा भाई क्यों गए थे? मैंने कहा था ना तुम कुछ बोलना मत। मैं बस अपना मन हल्का कर रही थी और अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रही हूँ। फिर थोड़ी नम्र होकर बोली,
मेरी मम्मी और रचित के साथ मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि पहले मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी उनसे। मैंने उन्हें ये तक कह दिया था कि मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। वो मुझे छोड़कर चली गईं। मुझे भी नहीं पता मम्मी और भाई उनके साथ क्यों गए थे। शायद से अनिका की मम्मी मेरी मम्मी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, इसलिए उन्होंने मेरी मम्मी से कहा होगा कि वो उनके साथ उनके घर चलें, और मेरी मम्मी उनकी बात टाल ना सकी होंगी और मेरे भाई के साथ वहाँ से चली गई। और उसके अगले दिन हमें खबर मिलती है कि जिस गाड़ी में अनिका मौजूद थी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, और अनिका के सिवा उस गाड़ी में कोई भी जिंदा नहीं बचा, सब के सब मारे गए। इतना कहती है मोनिका और रोने लगती है। उस दिन मैंने अपने मम्मी पापा और अपने भाई को खो दिया, और फिर कुछ समय बाद मेरे पापा ने किसी और औरत से शादी कर ली। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपने पापा का घर छोड़ दिया। मेरी मुलाकात मयंक से हुई। मयंक वो इंसान था जिसने अनिका की जान बचाई थी, और काफ़ी समय तक अनिका का इलाज चलता रहा। अनिका के ठीक हो जाने के बाद हमें पता चला कि अनिका को उसके बचपन का कुछ भी याद नहीं है, वो सब कुछ भूल गई है। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोई थी क्योंकि अनिका हमारे बचपन की सारी यादें भूल चुकी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अनिका से हॉस्पिटल के बेड पर मिली थी। अनिका ने मुझे देखकर सिर्फ इतना कहा था, मैं आपको नहीं जानती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। जिस दोस्त के साथ मैं बचपन से खेलती आ रही थी वो मुझे एक ही पल में भूल गई। मैंने अपने भाई और मम्मी के साथ अपनी दोस्त को भी खो दिया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम अनिका जिंदा तो है। तब मैं पहली बार तनु दीदी से मिली थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझसे ये कहा कि अनिका ठीक हो जाएगी, और एक दिन देखना वो वापस से पहले जैसी हो जाएगी और उसे सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन इन सब में समय लगेगा, तब तक तुम्हें उस समय का इंतज़ार करना होगा। और ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि अनिका जिंदा है, क्योंकि अनिका को जान से मारने वाले लोगों में से अगर किसी को भी ये पता चल गया कि अनिका जिंदा है तो वो वापस से अनिका पर हमला कर सकते हैं। मुझसे वादा करो कि तुम अनिका का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। उस दिन मैंने अपनी माँ को तो खो दिया था, मगर एक बड़ी बहन को पाया था, तनु दीदी को। उन्होंने कभी भी मुझे मेरी माँ की कमी नहीं होने दी। उन्होंने मुझे और अनिका को हमेशा एक समान माना। धीरे धीरे मैं और अनिका साथ रहते रहते हम दोनों के अंदर बहनों वाला प्यार आ गया था, और हम दोनों को संभाल कर रखने वाली थी तनु दीदी। मयंक अक्सर अपने कामों में बिजी रहते थे। धीरे धीरे हम सब बड़े हुए, सब कुछ ठीक से चल रहा था, हम सभी बहुत खुश थे। तभी एक दिन अनिका ने कहा कि वो मयंक के साथ यूरोप जाना चाहती है। मयंक जो अक्सर अपने काम के सिलसिले में बिजी रहता था, उसने अनिका को काफ़ी बार समझाया, लेकिन अनिका जिद पर अड़ गई थी कि उसे भी उसके साथ जाना है। मयंक थक हार कर अपने साथ अनिका को यूरोप ले जाता है, क्योंकि मयंक को मालूम था कि वो अनिका से जीत नहीं सकता है। अनिका काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थी। मयंक के साथ अनिका यूरोप चली जाती है। तभी वहाँ पर अर्जेंट में मयंक को एक पार्टी हॉल में मीटिंग के सिलसिले में जाना पड़ता है। अनिका भी मयंक के साथ जाने की जिद करती है। मजबूरन मयंक को उसे अपने साथ उस पार्टी हॉल में ले जाना पड़ता है। लेकिन तभी जिन लोगों ने कई साल पहले अनिका पर हमला करने की कोशिश की थी, उनमें से कोई वहाँ पर पार्टी में मौजूद था जिसने अनिका को देख लिया था, और उन्होंने अनिका को जान से मारने के लिए अनिका के पीछे गुंडे लगा दिए। और तभी अनिका की मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन की वजह से अनिका उन गुंडों से बच गई थी, और वो वापस से मयंक के पास आकर उसके साथ वापस इंडिया आ जाती है। और फिर दोबारा वो कभी वापस लौट कर यूरोप नहीं जाती है। लेकिन यूरोप एयरपोर्ट पर अनिका के ऊपर वापस से हमला होता है, और मयंक के बॉडीगार्ड अनिका को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनिका उनमें बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है, और मयंक उसे वापस मुंबई लेकर आता है, और वापस में अनिका का ट्रीटमेंट चलता है। काफ़ी समय तक अनिका बेहोश रहती है। होश में आने के बाद उसे कुछ महीने पहले की हुई घटना कुछ याद नहीं होती। मुझे खुशी इस बात की थी कि कम से कम इस बार अनिका ने मुझे तो पहचाना था, लेकिन दुख इस बात का था कि मयंक के लोगों के पास अनिका के दुश्मनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे जो बार बार अनिका पर हमला करवा रहे थे।
उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। दक्ष चुपचाप से मोनिका के शब्दों को सुनता जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि मोनिका काफ़ी ज़्यादा परेशान है और यही कारण है कि उसने उसके सामने अपनी बात रखी, क्योंकि उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उसका मन हल्का कर सके। तो क्या सच में मोनिका उस पर भरोसा कर रही है? अचानक से दक्ष के मन में ख्याल आ जाता है। ये सारी बातें बताकर मोनिका दक्ष की तरफ देख रही थी। मोनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने दक्ष के सामने वो सब क्यों बोल दिया। आज से पहले मोनिका कभी इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुई थी, लेकिन कल उसने अपने ऊपर से आपा कैसे खो दिया और उसने दक्ष को अपने और अनिका के बचपन के बारे में कैसे बता दिया। ये सब सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ तनु आर्यन के पास जाकर उसे बताती है कि कैसे अनिका की ड्रेस पर पानी गिर गया है और उसे आने में थोड़ा समय लगेगा। जब तनु आर्यन के पास आई थी उस समय आर्यन अनिका के नाना जी मनमोहन कुलकर्णी जी से बातें कर रहा था। मिस्टर कुलकर्णी बोले, तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुमने मुझे अनिका के बारे में नहीं बताया होता तो शायद मैं कभी भी उससे नहीं मिल पाता। आर्यन कुछ नहीं कहता है। आर्यन उस दिन को याद करता है जब उसे अनिका के बारे में उसके लोगों से पता चला था कि अनिका कुलकर्णी फैमिली की बेटी है और कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ था बचपन से लेकर आज तक। अनिका के साथ जो कुछ भी हुआ था आर्यन को वो सब कुछ पता चल गया था। उसे अनिका के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब अनिका को हर खतरे से बचा कर रखेगा और वो पूरे तौर तरीक़ों से अनिका से शादी करना चाहता था। और इसलिए आर्यन ने मिस्टर मनमोहन कुलकर्णी जी को अनिका के बारे में सब कुछ बता दिया था। आर्यन जानता था एक ना एक दिन मिस्टर मनमोहन कुलकर्णी जो कि अनिका के बारे में पता चलेगा तो उससे अच्छा है कि आर्यन अनिका को अपनी बीबी के रूप में मिस्टर कुलकर्णी से मिलवाए। और वो नहीं चाहता था कि अगर अनिका को कभी आगे चलकर उसे कुछ भी याद आता है तो उसे ये पता चले कि आर्यन ने प्लाटिंग के साथ उससे शादी की है। तब अनिका शायद उससे नाराज़ भी हो सकती थी। वो इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकता था। यही सब वो सोच रहा था कि तभी उसके पास तनु आती है और तनु उसे बताती है कि अनिका को आने में थोड़ा समय लगेगा। तभी तनु के पास दक्ष भाग कर आता है और कहता है कि अनिका कमरे में नहीं है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? आर्यन ने गुस्से में कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा। हम लोग रूम के बाहर अनिका के आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि तभी हमें अनिका की चीख सुनाई देती है और जब हम लोग कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अनिका वहाँ पर नहीं थी और सामान चारों तरफ बिखरा हुआ है। दक्ष ने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। आर्यन गुस्से में बोला, इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी यहाँ से अनिका को कोई किडनैप करके ले जाता है। आर्यन ने इतना कहा और वो अपने फ़ोन से अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बुलाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर बॉडीगार्ड की लाइन लग जाती है। आर्यन गुस्से से देखता है और चिल्लाकर कहता है, अनिका को यहाँ से बाहर कोई लेकर चला गया और तुम सब बैठकर यहाँ पर मच्छर मार रहे थे। सारी बॉडीगार्ड अपना सर झुकाए खड़े रहते हैं। वहाँ पर मौजूद लोग आर्यन को इतना गुस्सा करते देख चुप खड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो मल्होत्रा फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। वो चुपचाप से वहाँ पर चल रहे तमाशे को देखते हैं। मिस्टर कुलकर्णी भी थोड़े चिंतित हो जाते हैं। आर्यन गुस्सा कर ही रहा था कि तभी मेन गेट से अनिका अंदर आती है। सबकी नज़र गेट पर जाती है। अनिका एक मुस्कुराहट के साथ एक आदमी के साथ आ रही थी। वो आदमी देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। आर्यन अचानक से सबको एक दिशा में देखता देख उस दिशा में देखता है। उसकी नज़र अनिका पर जाती है। अनिका को देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा कहीं गायब हो जाता है और जो परेशानी उसके चेहरे पर दिख रही थी अनिका को देखने भर से कहीं चली जाती है। तुम कहाँ चली गई थी? तुमने मुझे कितना ज़्यादा डरा दिया था। आर्यन ने इतना कहा और वो अनिका को जाकर गले से लगा लेता है। झूठे इंसान, तुमने मुझसे कभी शादी नहीं की थी और तुमने फेक सर्टिफिकेट बनवाया। इतने बड़े बिजनेसमैन होकर तुम ऐसी चीप हरकत कैसे कर सकते हो आर्यन मल्होत्रा? अनिका की ये बात सुनकर आर्यन अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। मुझे माफ़ कर दो अनिका, आर्यन ने धीरे से अनिका के कान में फुसफुसाया। वहाँ पर मौजूद लोग आर्यन का ये रूप देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए थे। क्या ये वही बिजनेसमैन आर्यन मल्होत्रा है जो अक्सर क्रूर बिजनेसमैन के नाम से जाना जाता था, जो अपने आगे किसी को नहीं देखता था? वो अपनी होने वाली बीवी से माफ़ी मांग रहा है।
वहाँ पर मौजूद लोग समझ गए थे कि आर्यन के लिए अनिका कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, पहले तुम हमारी सर्टिफिकेट लेकर मुझे दे दो, अनिका ने कहा। ठीक है, आर्यन ने इतना कहा और वो पास में मौजूद दक्ष से सर्टिफिकेट लाने के लिए कहता है। दक्ष वहाँ से चला जाता है और कुछ समय बाद में अपने हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आता है। दक्ष के हाथों से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेने के बाद आर्यन अनिका को पकड़ा देता है। अनिका उन सर्टिफिकेट को आर्यन के हाथ से ले लेने के बाद फाड़ देती है। आर्यन चुपचाप से अनिका को ये सब करता देख रहा था। उसे डर लग रहा था कि आखिर अनिका को वो सब कैसे याद आ गया और ये आदमी कौन है जो अनिका के साथ आया है। उन सर्टिफिकेट को फाड़ देने के बाद अनिका मुस्कुराकर बोली, तुम्हें ऐसे छोटे मोटे ट्रिक यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हें डर था कि तुम मुझे भी अपनी बहन की तरह खो दोगे। आर्यन कुछ नहीं कहता है, वो बस एक टक नज़रों से अनिका की तरफ देखता है। तुम्हारे साथ ये आदमी कौन है? आर्यन ने पूछा। पतिदेव, ये मेरे दोस्त अच्छित है, मोनिका का भाई। इतने सालों से मयंक ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन आज अच्छित हमारे आंखों के सामने है। लेकिन तुम तो कमरे में थी, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमें लगा कि तुम्हारा किडनैप हो गया है, दक्ष ने कहा। हाँ, मेरा किडनैप अच्छित ने ही किया था। इतना कहकर वो सब कुछ समझाने लगती है। जब वो रूम से निकलकर बाहर आ रही थी तो अच्छित वहाँ पर आ गया। अच्छित ने कहा कि उसे उससे कुछ बात करनी है। तो मैं अच्छित को तो जानती नहीं थी, लेकिन उसके हाथ में मौजूद फोटोग्राफ्स को देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया और अच्छित ने मुझे मेरे बीते हुए कल के बारे में भी बता दिया। इतना कहा और वो फिर तनु की तरफ देखकर बोली, मुझे मालूम है आप मेरी भलाई के लिए ही मुझे ये सब नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा नाराज़ हूँ कि आपने मुझसे मेरे परिवार की सच्चाई छुपाई कि मेरे एक नाना जी भी हैं, मिस्टर मनमोहन कुलकर्णी जी, और मैं उनके घर की इकलौती वारिस हूँ। अनिका ने इतना कहा और वो नाना जी की तरफ देखकर बोली, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी वजह से मम्मी पापा की जान गई थी। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो किसी जगह हो गया, उसमें किसी का कोई दोष नहीं था। लेकिन मैं आपसे नाराज़ हूँ क्योंकि आपने मम्मी पापा को नहीं अपनाया था। मेरे पापा बेशक गरीब घर के थे, लेकिन वो मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने कभी मुझे और मम्मी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और हम लोग शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन उस एक्सीडेंट में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी वजह से अच्छित और मोनिका की मम्मी की जान गई, अनिका ने कहा और वो चुप हो जाती है। लेकिन तुम पर जो हमले हो रहे थे उन सब के पीछे कौन था? दक्ष ने पूछा, क्योंकि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन उसे इन सब के बारे में बिल्कुल पता नहीं चला। इसका जवाब अच्छित देता है, अनिका के पापा ने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को पुलिस के हवाले करवाया था। ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को किडनैप करने की उनकी तस्करी किया करती थी। उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में कुलकर्णी फैमिली के दुश्मन शामिल थे। उन्हें जब ये पता चला कि कुलकर्णी फैमिली की वजह से उनका ये ऑर्गेनाइजेशन पकड़ा गया है, तब उन्होंने अनिका के मम्मी पापा के कार का एक्सीडेंट करवा दिया। मेरी मम्मी तो उसमें मारी गई, लेकिन मैं और अनिका किसी तरह बच गए। मैंने अनिका को सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचाया और मैं वहां से चला गया और आप सभी को लगा कि मैं भी मर चुका हूं, लेकिन मैं जिंदा था। मैं अनिका की मम्मी से किए हुए वादे को पूरा कर रहा था। उन्होंने मरते समय मुझसे कहा था कि मैं हमेशा अनिका का ख्याल रखूं, और तब से मैं अनिका को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को पूरी तरह से खत्म कर देता था। मैं उस भयानक एक्सीडेंट में बच तो गया था, लेकिन मुझे ये पता करना था कि आखिर इन सब के पीछे कौन था, और उन सबको पता करने में इतने साल लग गए। और जब मुझे पता चला कि अनिका ने आर्यन मल्होत्रा से शादी कर ली है, तो मैं निश्चिंत हो गया था। शायद आर्यन मल्होत्रा अब अनिका क्या ख्याल रखेगा, क्योंकि मैं जानता था आर्यन वही अनाथ आश्रम वाला वो लड़का जिसका जिक्र अक्सर अनिका करती थी मुझसे, उन लोगों को ढूंढने में लगा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से मुझे पता चलता है कि अनिका किडनैप हो गई और तनु ने अनिका को बचा लिया है। मैं वापस से इस शहर में आ गया ताकि मैं अपने वादे को पूरा कर सकूं। तो इसका मतलब तुमने उस आदमी की वो हालत की थी? आर्यन ने कहा। हाँ बिल्कुल, उस दिन मैंने जिस आदमी को पकड़ा था उस आदमी से मुझे कुलकर्णी फैमिली के दुश्मनों के बारे में पता चला और उस आदमी से मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली।
जिसकी मदद से मैंने अनिका के सारे दुश्मनों को एक एक करके ख़त्म कर दिया और उनको उनके किए की सज़ा दे दी। अनिका जब तक अपनी पढ़ाई कर रही थी तब तक मैं अनिका के सारे दुश्मनों को उससे दूर कर रहा था। तब मुझे खबर मिली कि तुम अनिका से शादी कर रहे हो, तो मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि अनिका को उसके माँ बाप के बारे में बता दिया जाए, तो मैं इसलिए आज यहाँ पर आ गया। अच्छित के इतना कहते ही मोनिका ने अच्छित के गाल पर खींचकर एक थप्पड़ लगाकर कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि तुम जिंदा हो? मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो रही थी। ऐसे कोई दिन ना गया होगा जब मैंने तुम्हें याद करके आंसू ना बहाए हों, और तुम अपने ज़िंदा होने की खबर सबसे छुपा कर बैठे थे। सॉरी, कान पकड़कर अच्छित ने कहा। मैं पहले उस एक्सीडेंट के पीछे जिन लोगों का हाथ था उन्हें पकड़ना चाहता था, क्योंकि अनिका ने अपने मम्मी पापा दोनों को खोया था, लेकिन हमने भी तो अपनी माँ को खोया था। इसलिए मैं अनिका के मम्मी पापा और अपनी माँ को इंसाफ दिलाना चाहता था। मुझे माफ़ कर दे, अच्छित ने कहा। थोड़ी देर फिर वो सभी आपस में बात करते हैं। आखिर अब सबको सब मामला समझ आ गया था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। थोड़ी देर में अनिका और आर्यन की शादी भी हो जाती है। शादी पूरी तरह से ख़त्म हो जाने के बाद अनिका और आर्यन वहाँ से घर के लिए चले जाते हैं। जब मिस्टर आहूजा को ये पता चलता है कि उनका बेटा जिंदा है, तब उन्होंने मोनिका और अच्छित को वापस से घर आने के लिए काफ़ी मनाया, लेकिन मोनिका हर बार उन्हें मना कर रही थी। लेकिन तनु के समझाने के बाद मोनिका और अच्छित दोनों मिस्टर आहूजा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिस्टर मनमोहन कुलकर्णी जी वापस से अपने घर जा चुके थे। वो समझ चुके थे कि उनके दुश्मनों के कारण ही उनकी बेटी उनसे दूर हुई है, और कहीं ना कहीं इन सब के कसूरवार वो भी थे। लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि अनिका ने उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। अनिका ने उन्हें अपने नाना के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। उन्हें इस बात की खुशी थी। सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ऐसे ही काफ़ी समय भी ज़्यादा बीत जाता है और कुछ समय बाद मोनिका को भी ये एहसास हो जाता है कि दक्ष उसे पसंद करता है। वो दक्ष के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, क्योंकि उसे ऐसा हस्बैंड ढूंढने से भी नहीं मिलता जो उसके एक इशारे पर चुपचाप से उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। पूरी ज़िंदगी दक्ष उसके कंट्रोल में रहेगा। मोनिका इतनी आसानी से दक्ष को कैसे छोड़ देती? इतना अच्छा उसे रेडीमेड हस्बैंड मिला था। उन दोनों की शादी हो जाने के बाद वो दोनों भी अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनिका को ये पता चल चुका था कि तनु कुलकर्णी फैमिली की सदस्य थी, जिसे जब एक्सीडेंट के बारे में पता चला तब उसने अपने भाई मयंक की मदद से अनिका की जान बचाई और कुलकर्णी फैमिली और उनके दुश्मनों से अनिका को बचा कर रखा। अनिका ने बहुत कुछ खोया था, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ पा भी लिया था। उसके पास अब इतना प्यार करने वाला आर्यन जैसा हस्बैंड था। उसके पास इतनी अच्छी दोस्त मोनिका थी और उसका सबसे अच्छा दोस्त अच्छित, जो उसे हर खतरे से बचा कर रखता था। और तनु दी, जिन्होंने अनिका को हमेशा मस्त मौला जीना सिखाया, बिंदास होकर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कहा। मयंक, जिसने हमेशा कदम कदम पर अनिका का साथ दिया। बेशक उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन उसने इस ज़िंदगी में काफ़ी कुछ पा लिया था, जिसकी कल्पना करना लोगों के लिए मुश्किल होता है। राजवीर, जिसे मयंक ने समझा दिया था कि अनिका और आर्यन एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए राजवीर अनिका से हुई अपनी मंगनी को तोड़कर उन दोनों से दूर हो जाता है। इस तरह से ये छोटी सी प्यारी सी कहानी खत्म हुई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली किसी नई प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।